नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। पाश्चात्य कालशास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अभिजात्यवाद, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिसिज्म। हिंदी शब्द अभिजात्यवाद या अभिजात्यवाद अंग्रेजी शब्द क्लासिसिज्म का हिंदी पर्याय है ना। हिंदी समानार्थी है। अंग्रेजी में ये जो अभिजात अंग्रेजी में जो क्लासिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में कई शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हिंदी शब्द अभिजात्यवाद या अभिजात्यवाद अंग्रेजी शब्द क्लासिसिज्म का पर्याय है। ये तो आप समझ गए कि अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिसिज्म कहते हैं। उसे हिंदी में या तो हम कहते हैं अभिजात्यवाद या अभिजात्यवाद। हिंदी में अभिजात्यवाद के अतिरिक्त शास्त्रवाद या श्रेणीवाद ये दो नाम प्रस्तावित किए गए हैं। हिंदी के जो विद्वान थे इन्होंने क्लासिसिज्म शब्द के लिए शास्त्रवाद या श्रेणीवाद ये दो नाम प्रस्तावित किए। इनमें एक आलोचक हैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने इसके लिए क्लासिसिज्म शब्द के लिए श्रेणीवाद शब्द प्रस्तावित किया, इसका प्रस्ताव रखा, परंतु यह शब्द प्रचलन में नहीं आ सका। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अभिजात्यवाद या क्लासिसिज्म की परिभाषा और व्याख्या समय समय पर अनेक प्रकार से की गई है। अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः लैटिन शब्द क्लासिक का प्रयोग रोम के करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। जो रोम देश है वहां पर जो कर देने वाला जो सोसाइटी को जो विशेष वर्ग होता था, जो कर देता था, इन्हें सर्वोच्च समझा जाता था, उनके लिए क्लासिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में सामान्य जनता से भिन्न अभिजात वर्ग या श्रेष्ठ वर्ग के साहित्य के लिए किया जाने लगा। बाद में क्लासिक शब्द का प्रयोग उस वर्ग के साहित्य के लिए किया जाने लगा जो समाज में अभिजात वर्ग के माने जाते थे, एलिट क्लास के माने जाते थे, जो श्रेष्ठ वर्ग के माने जाते थे। मतलब श्रेष्ठ वर्ग के लोगों का जो साहित्य होता था, अभिजात वर्ग के लोगों का जो साहित्य होता था, उसके लिए क्लासिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ, परिणाम था क्लासिसिज्म, अभिजात्यवाद। क्लासिसिज्म का अर्थ क्या बन गया? अभिजात्यवाद। क्लासिक का अर्थ बन गया अभिजात, और क्लासिकल इसका मतलब बन गया अभिजात। और ये तीनों शब्द सर्वश्रेष्ठ के लिए वाचक हो गए। मतलब इन तीनों शब्दों का मतलब क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ। जो समाज में सर्वश्रेष्ठ है वह क्या है? क्लासिक है। अब ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में क्लासिक का अर्थ अभिजात लेखक समझा जाता था, जो अल्पसंख्यक अभिजात उच्च वर्ग के लिए लिखता था। मतलब समाज में उस समय दो प्रकार के वर्ग थे। एक अभिजात वर्ग था, एलिट क्लास था, श्रेष्ठ वर्ग था, और दूसरा आम जनता थी, सामान्य वर्ग था। तो क्लासिक का अर्थ वह साहित्य हो गया, वह लेखक हो गया जो अभिजात वर्ग के लिए लिखता था। मतलब क्लासिक का अर्थ वह अभिजात लेखक है, श्रेष्ठ लेखक है, जो किसके लिए लिखता है? अभिजात उच्च वर्ग के लिए लिखता है, जिनकी संख्या बहुत कम होती थी सोसाइटी में। आम जनता का साहित्य नहीं था, यह उच्च वर्ग का साहित्य था। कुछ समय के बाद मतलब धीरे धीरे इसमें मतलब जो परिभाषा है इसका अर्थ में कैसे परिवर्तन होता जा रहा है, इसको मैं बता रहा हूं कि कैसे धीरे धीरे क्लासिक शब्द का अर्थ परिवर्तित होता चला जा रहा है। कुछ समय के बाद वह कृति क्लासिक कहलाने की अधिकारिणी मानी जाने लगी जिसमें ग्रीस और रोम की क्लासिक कही जाने वाली रचनाओं के गुण हों। बाद में क्लासिक उन सभी रचनाओं को कहा जाने लगा पाश्चात्य देशों में। पाश्चात्य देशों में उन सभी रचनाओं को क्लासिक रचनाएं कहा जाने लगा जिनमें ग्रीस और रोम में जिन रचनाओं को क्लासिक कहा जाता था उनमें जो गुण विद्यमान थे, जो उनकी विशेषताएं थी, यदि वैसी ही विशेषताएं, वैसे गुण अन्य साहित्य में पाया जाता था तो उसे कहा जाता था यह क्लासिक है। कुछ शताब्दियों के बाद उस कृति को क्लासिक कहा जाने लगा जिसमें स्थायी गुण हो, जिसमें परमानेंट गुण हो, जो बार बार बदलते ना हो, और सार्वभौम हो, मतलब विश्वव्यापी जो गुण हो। इरविंग बेविट नाम के एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार क्लासिक वही है जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। वर्ग मतलब यहां पर उच्च वर्ग से है, यहां पर किससे है? उच्च वर्ग। पर वर्ग से उसका अभिप्राय उस लोकोत्तर इकाई से है जो प्रमुख घटनाओं और विशिष्ट वस्तुओं के समूह की सामान्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करे। वे सभी प्रमुख घटनाएं, वे सभी विशिष्ट वस्तुएं जो उच्च वर्ग में प्रचलित हैं, श्रेष्ठ वर्ग में जो प्रचलित हैं, और उनका जो सामान्य विशेषता है, यदि वह सामान्य विशेषता किसी साहित्य में आ जाती है तो वह क्लासिक साहित्य है, इनका कहना है। अब धीरे धीरे मतलब इसके अर्थ और परिभाषा में परिवर्तन होता चला जा रहा है। समय के साथ अभिजात्यवाद पद का प्रयोग
विशेष युग और उसकी प्रवृत्ति के रूप में सीमित न रहकर सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो चला। बाद में अभिजात्यवाद पद का प्रयोग उन सभी विशेष गुणों विशेषताओं के लिए किया जाने लगा, उन प्रवृत्तियों के लिए किया जाने लगा जिसका संबंध किसी काल विशेष या देश विशेष से न होकर यूनिवर्सल था, सार्वभौमिक था। मतलब कई साहित्य ऐसे होते हैं जिनका पूरे विश्व में समान महत्व होता है। तो यदि किसी साहित्य में ऐसा गुण है जो साहित्य यूनिवर्सल हो गया है, जैसे शेक्सपियर का हेमलेट है, हमारे यहाँ जैसे राम की शक्ति पूजा है, रामचरितमानस है, मतलब ये सार्वभौमिक हो गए हैं, पूरे विश्वव्यापी हो गए हैं, तब इन्हें क्लासिक साहित्य कहा जाने लगा। अभिजात्य पद का प्रयोग उसके लिए किया जाने लगा। वर्तमान समय में आधुनिक युग में जब किसी कृति को क्लासिक कहा जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी भाषा पुरानी ग्रीक या लैटिन हो या उसकी रचना प्राचीन युग में हुई हो। वर्तमान समय में हम कहते हैं कि यह क्लासिक लिटरेचर है, यह क्लासिक साहित्य है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी भाषा पुरानी ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा हो जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, या फिर उसकी रचना प्राचीन समय में हुई है। बल्कि किसको कहा जाता है? शेक्सपियर के नाटक पूरे दुनिया में पढ़े जाते हैं। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पूरी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड भी उसी प्रकार की कालजयी रचनाएं हैं जैसे होमर और वर्जिल की कृतियां। मतलब होमर और वर्जिल की कृतियां जितनी कालजयी हैं, जितनी सार्वभौमिक हैं, विश्वव्यापी महत्व है, वैसा ही महत्व इन अंग्रेजी साहित्य का भी है। अब इसी तरह जो हमारे हिंदी या संस्कृत के साहित्य हैं, इसी तरह वाल्मीकि के रामायण को हम बोलते हैं कि क्लासिक लिटरेचर है, क्लासिक साहित्य है। इसी तरह वाल्मीकि की रामायण, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस ये अवधी भाषा में रची गई है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो हिंदी में है, निराला की राम की शक्ति पूजा, यह सब हिंदी की रचनाएं, लेकिन संस्कृत के संश्लिष्ट पदावली का इसमें प्रयोग हुआ है। विभिन्न युगों में रची जाने पर भी क्लासिक या अभिजात रचनाएं मानी जाती है। तो वर्तमान समय में क्लासिक का अर्थ बदल गया है। क्लासिक का अर्थ हो गया है जो जिसका महत्व विश्वव्यापी हो, सार्वभौमिक हो, पूरे विश्व में जिसका समान महत्व हो, जो देश काल और इनकी सीमाओं से परे हो, किसी देश या काल की सीमाओं से परे चली जाती है, कालजयी कृतियां हो जाती है। इन कालजयी कृतियां को ही क्लासिक कृति कहा जाता है वर्तमान समय में। टी.एस. इलियट नाम के जो आलोचक हुए अंग्रेज, उनका कहना यह है, टी.एस. इलियट की दृष्टि में वही रचना क्लासिक है जो पूर्ण विकसित सभ्यता की देन हो, जो जाति की आत्मा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए भी कुछ सीमा तक सार्वभौम और विश्वविख्यात हो और मानव की गहन दार्शनिक समस्याओं पर प्रकाश डाले। तो इनका कहना है उन्हीं सभी कृतियों को क्लासिक कहा जाएगा जब वह साहित्य रचा गया तब वह सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गई हो, वह समाज के लोगों की आत्मा का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करे, उनकी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे और कुछ सीमा तक सार्वभौमिक हो, विश्वविख्यात हो, और जो मानव जीवन की जो दार्शनिक समस्याएं हैं, जो फिलॉसफी है ना, जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी प्रकाश डाले, रोशनी डाले कि उस समय कौन कौन से दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित हैं। इस दृष्टि से होमर, उनके दृष्टिकोण से हम देखें तो होमर, प्लेटो, अरस्तु, वर्जिल, होरेस तथा उनके आदर्शों पर लिखने वाले साहित्यिकों का युग तथा उनसे प्रेरित ऑगस्टन युग के रोमी साहित्य को भी अभिजात्यवादी कहा जाएगा। तो इनके हिसाब से जो पुराने यूनान और ग्रीस के जो राइटर हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, वर्जिल, है ना, यूनानी, इनके समय के जो लेखक हैं, उन लेखकों को कृतियों को कालजयी कहा जाएगा। इसी प्रकार जो ऑगस्टन युग है ना, ऑगस्टन युग के पाश्चात्य काल शास्त्र के अंतर्गत उनके रोमी साहित्य को भी अभिजात्यवादी कहा जाएगा, क्योंकि वे उस कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गई थी। अब मैथ्यू आर्नल्ड नाम के जो आलोचक है, इनका भी कहना है, ये भी अभिजात्यवाद के समर्थक थे। वे मानते हैं कि क्लासिक उस समय संभव है जब कभी प्राचीन कवि प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनेस इत्यादि से परिचित हो, क्योंकि उनका मस्तिष्क प्रौढ़ था, सभ्यता प्रौढ़ थी और साहित्य प्रौढ़ था। मैथ्यू आर्नल्ड भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि वह कवि जो प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनेस आदि से परिचित है और उनके आधार पर, उनके अनुकरण के आधार पर जो कविता लिखता है, उनके आदर्शों से जो प्रेरित है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो नाम गिनाए गए हैं, उनका मस्तिष्क पूरा मैच्योर था, प्रौढ़ था, मैच्योर था, और जो वहां सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन था, वो भी पूरी तरह से मैच्योर थी, पूरी तरह से सभ्य और विकसित सभ्यता थी। उनका साहित्य पूरी तरह से मैच्योर लिटरेचर था, प्रौढ़ लिटरेचर था। तो उस समय जो साहित्य लिखा गया, ये उनसे प्रेरित होकर जो रचना लिखी गई, वे अभिजात्य साहित्य या फिर क्लासिक लिटरेचर की श्रेणी में आएंगे। तो वस्तुतः अभिजात्यवाद शब्द कला और साहित्य में, अभिजात्यवाद शब्द का संबंध किससे है? कला और साहित्य दोनों से है, आर्ट एंड लिटरेचर दोनों से है, में उन विशेषताओं का वाचक है, ये उन विशेषताओं का प्रतीक है
जिनमें प्राचीन ग्रीस और रोम के साहित्य, कला और विचार पद्धति के प्रति निष्ठा दिखाई पड़ती है। तो वे सभी कला और साहित्य जो उन सभी विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं जो रोम के साहित्य, उनकी कला और उनकी विचार पद्धति के प्रति निष्ठा रखते हैं। न केवल उनसे प्रेरित होते हैं बल्कि उनके प्रति निष्ठा रखकर जब लिखा जाता है तब ऐसे साहित्य को कहा जाता है कि यह साहित्य क्लासिक साहित्य है। इस दृष्टिकोण का संबंध उन मूल्यों से है, उन वैल्यूज से है जो प्राचीन ग्रीस की जीवन विषयक अवधारणाओं से संबंधित है। ऐसे मूल्य जिनमें जीवन में वैशिष्ट और स्थायित्व को महत्व दिया जाता है। प्राचीन ग्रीस में जो साहित्य लिखा जाता था उनमें जीवन की विशेषता, कुछ विशेष बात होना चाहिए जीवन में, उनका वर्णन होता था, उनका वे सभी विशेषताएं दिखाई देती थी उस समय के साहित्य में। या फिर स्थायित्व, जो स्थायी जीवन मूल्य हैं, जो परंपरा से जो जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं, जो श्रेष्ठ मूल्य हमको प्राप्त होते हैं परंपरा से, जो ह्यूमन वैल्यूज मिलते हैं, तो इनसे यदि संबंधित कोई साहित्य है तो वह साहित्य क्या कहा जाएगा? अभिजातीय साहित्य या फिर क्लासिक साहित्य कहा जाएगा। प्रोफेसर लुकस नाम के एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने यथार्थवाद मतलब रियलिस्टिक जो लिटरेचर था, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म मतलब स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद, इनमें अंतर बताते हुए लिखा है। यथार्थवाद मतलब होता है रियलिज्म, यथार्थवादी साहित्य जिसमें जीवन की यथार्थ घटनाओं का उल्लेख होता है। रोमांटिसिज्म को बोलते हैं स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद। इसमें अंतर बताते हुए लिखा है कि हमारे पुराने संस्कार हमें रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद की ओर उन्मुख करते हैं। हमको ये पुराने संस्कार मिले हुए हैं, वे हमको कहते हैं कि आप स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद रहो, किसी टेंशन में मत रहो, तो इसकी ओर उन्मुख करते हैं। यथार्थ के प्रति जो हमारी रुचि है, जीवन की जो सच्चाई है उसके प्रति हमारी जो रुचि है वह हमें यथार्थवाद की ओर प्रेरित करती है। और सामाजिक सुस्थिरता का भाव, समाज में जो स्टेबिलिटी थी, जो स्थिर जीवन मूल्य हमको जो प्राप्त हुए थे परंपरा से, ये शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद की ओर लेकर जाते हैं, जिनके अंतर्गत हमें नियमों और परंपराओं का सम्मान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार जो क्लासिसिज्म है, जो अभिजात्यवाद है, यह हमें हमारे प्राचीन जो नियम कानून है, जो परंपरा से जो नियम कानून प्राप्त हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करना और उनका सम्मान करना सिखाता है। तो अभिजात्यवाद हमको क्या सिखाता है कि हम अपने पुराने नियम कानूनों का और अपनी परंपराओं का सम्मान करें। टी ह्यूम क्या लिखते हैं? टी ह्यूम का कहना है कि क्लासिक मत को हम स्वच्छंदतावादी मत के ठीक विरुद्ध मानते हैं। टी ह्यूम का मानना है कि जो क्लासिसिज्म है वह रोमांटिसिज्म से पूरी तरह से अलग है, मतलब अभिजात्यवाद स्वच्छंदतावाद से पूरी तरह से विरुद्ध है, उसका उल्टा है। मनुष्य साधारण रूप से सीमित और निश्चित प्राणी है, उसकी प्रकृति पूर्णतः स्थायी है। मतलब मनुष्य की प्रकृति होती है वह पूरी तरह से स्थायी होती है, सभी मनुष्यों की एक जैसी प्रकृति होती है और परंपरा और व्यवस्था द्वारा ही उसमें अच्छाई उत्पन्न की जा सकती है। मतलब आमतौर पर ह्यूमन बीइंग को यदि आप कोई नियम कानून के दायरे में बांध कर नहीं रखेंगे तो वह स्वच्छंद हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। इसीलिए परंपरा और व्यवस्था के द्वारा हम समाज में क्या है, एक प्रकार का बंधन बनाकर, एक नियंत्रण बनाकर रखते हैं लोगों में। क्योंकि जिस दिन हम अपनी परंपराओं का सम्मान करना छोड़ देंगे, समाज के जो नियम कानून, समाज की जो परिपाटी है उसका हम पालन करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, सभी व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ठीक है, तो क्लासिक मत क्या है? क्लासिक मत हमको क्या सिखाता है कि हम अपनी पुरानी परंपरा और व्यवस्था का सम्मान करें। तो धीरे धीरे अभिजात्य की अवधारणा का क्रमशः विस्तार होता चला गया और यूरोप में इस शब्द का प्रयोग क्रमशः व्यापक अर्थ में श्रेष्ठ और युग प्रवर्तक साहित्य के लिए होने लगा। बाद में इस क्लासिक जो शब्द है इसका प्रयोग परिवर्तित हो गया और यूरोप में इसका प्रयोग उस साहित्य के लिए किया जाने लगा जो पूरी तरह से व्यापक हो, सार्वभौमिक हो, मतलब एक देश का साहित्य दूसरे देश में भी उतना ही महत्व रखता हो। युग प्रवर्तक साहित्य हो। युग प्रवर्तक साहित्य मतलब जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस जब लिखा गया तब उसका जितना महत्व था उतना महत्व आज भी हमारे जीवन में है। वैसे ही उसका हेमलेट का है, शेक्सपियर के हेमलेट का, मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का और होमर, वर्जिल, जितने पुराने राइटर हुए हैं, तो उनके युग प्रवर्तक मतलब उन्होंने जो लिख दिया है, जैसे राम की शक्ति पूजा है हमेशा उसी श्रद्धा के साथ पढ़ी जाएगी। वाल्मीकि की जो रामायण है, जो महाभारत है, ये सब युग प्रवर्तक साहित्य हैं और इसकी परिधि में शेक्सपियर, मिल्टन, दांते, गेटे आदि की ही नहीं, तो ये सारे तो क्लासिक राइटर हो गए। वर्ड्सवर्थ और शेली ये रोमांटिक राइटर है ना। वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स, टेनिसन ये सब रोमांटिक हैं। जैसे स्वच्छंदतावादी कवियों की रचनाओं का भी समावेश किया जाने लगा। भले ये रोमांटिक कवि हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने युग प्रवर्तक और श्रेष्ठ रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया है, कृति की रचना की है,
इसलिए इनका साहित्य भी क्लासिक लिटरेचर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जिसमें शास्त्रीय नियमबद्धता, मतलब जो नियम कानून है पुराने हमको जो प्राप्त हुए हैं शास्त्रों में जिन नियम कानून का उल्लेख हुआ है, और वस्तुपरकता मतलब विषय परकता, जिसमें विषय या कंटेंट को महत्व दिया जाता है। इसके स्थान पर व्यक्ति स्वातंत्र तथा आत्मपरकता, अपने मन या आत्मा को महत्व दिया जाता था। मतलब भले ही जो रोमांटिसिज्म वाले जो कवि हैं, जो स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं, जैसे किट्स, शैली, टेनिसन इत्यादि ने, किस पर ये रोमांटिक कवि हैं, इन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति को ज्यादा महत्व दिया, सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया। जबकि अभिजात्यवाद क्या कहता है इस पर, जबकि अभिजात्यवाद इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है ना, बल्कि उस साहित्य को मान्यता देता है जो नियमों के चौखटों में बंधे हो। तो अभिजात्यवादी साहित्य उस कृति को महत्व देता है जो प्राचीन नियम कानून के आधार पर लिखा गया है, प्राचीन परंपराओं के प्रति जिसमें सम्मान व्यक्त किया गया हो। अभिजात्यवादी इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि इन राइटर ने जो लिखा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, पूरे विश्व में उसकी व्यापक प्रभाव पड़ा है, युग प्रवर्तक साहित्य लिखा है, इसलिए इनको भी आजकल क्लासिक की श्रेणी में ले लिया जाता है। अब देखिए, अभिजात्यवाद तो हमने समझ लिया, शास्त्रवाद और नव्य अभिजात्यवाद, नव्य शास्त्रवाद। कुछ समय के बाद लोग अभिजात्यवाद से धीरे धीरे फेड अप हो गए, मतलब बोर हो गए। ऐसा होता रहता है कि एक परंपरा समाप्त होती है, दूसरी परंपरा शुरू हो जाती है, दूसरा वाद आ जाता है। तो अब आ गया नव्य अभिजात्यवाद, इसको बोलते हैं न्यू क्लासिसिज्म। अभिजात्यवाद को बोलते हैं शास्त्रवाद या फिर क्लासिसिज्म, और नव्य अभिजात्यवाद को बोलते हैं नव्य शास्त्रवाद या न्यू क्लासिसिज्म। ये इसके आगे की है। जैसे आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता आता है, वैसे ही अभिजात्यवाद के बाद नव्य अभिजात्यवाद आया। तो इन दोनों का आपको इसमें उल्लेख करना जरूरी है। नव्य अभिजात्यवाद युग कब शुरू हुआ? नव्य अभिजात्यवाद युग 17वीं 18वीं शताब्दी में साहित्यालोचन का केंद्र इटली से हटकर फ्रांस बन गया। पहले जो अभिजात्यवाद के बारे में चर्चा हो रही थी, नव्य अभिजात्यवाद कहाँ शुरू हुआ था? इटली में शुरू हुआ था, बाद में यह फ्रांस चला गया। फ्रांस के कवि रोंसार ने कवि विक्षेप को यहाँ पर अर्थ फेंकना या झटका देना को ये, लेकिन यहाँ पर फेंकना या झटका देना नहीं है, अचानक से कवि के मन में जो भावनाएं आती हैं उसको काव्य सृजन के लिए आवश्यक माना था, और वह कल्पनामयी प्रतिभा को पूर्ण स्वतंत्रता देने का समर्थक था। फ्रांस के कवि रोंसार का यह कहना था कि अचानक से किसी कवि के मन में कोई भावना आती है और वह भावना में बहता चला जाता है और कविता लिखना चला जाता है, और इसके लिए वो अपनी कल्पना का भी प्रयोग करता है, और कल्पना और प्रतिभा के माध्यम से वह नई कृति की रचना करता है। इसलिए उसकी कल्पना में जो प्रतिभा है उसमें उसको आजादी देना बहुत जरूरी है। उसको नियम कानून के चौखटे में बांधना नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से लिखेगा। उसके इन विचारों के कारण काव्य जगत में एक अव्यवस्था फैल गई। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि हर व्यक्ति कवि बनने लगा, जिसका जैसा मन पड़े वैसा कविता लिखने लगा। उसके मन में चाहे अच्छे विचार आए चाहे बुरे विचार आए, चाहे वासनाजन्य कोई प्रवृत्ति उसके मन में है तो उसी के आधार पर कविता लिखने लगा। तो इससे काव्य जगत में एक अराजकता फैल गई थी। इस अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास बूलो नामक विद्वान ने किया और उसी से नवे अभिजात्यवाद या नवे शास्त्रवाद की स्थापना हुई। तो ये जो विद्वान हुए बूलो नाम के, इन्होंने प्रयास किया कि नहीं, हमारे समाज में नियम कानून बहुत जरूरी है कविता या काव्य रचना करने के लिए, और उन्होंने कुछ नियम कानून बनाया होगा, और इसी से किसका जन्म हुआ? नव्य अभिजात्यवाद या नव्य शास्त्रवाद, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में न्यू क्लासिसिज्म, इसकी स्थापना हुई। तो और इस युग में किसको महत्व दिया गया? इस युग में विद्वत्ता, ज्ञान तथा नियमों के प्रति श्रद्धा भाव था, अतः साहित्य सृजन के नियम बने। तो ये जो बीच में जो नियम कानून पूरा छूट गया था, कोई नियम कानून की जरूरत नहीं थी, हर व्यक्ति कविता लिखता था, काव्य के क्षेत्र में अराजकता फैल गई। तो बाद में क्या हुआ? बूलो के माध्यम से जब नव्य अभिजात्यवाद या नव्य शास्त्रवाद की स्थापना हुई, इसके बाद लोगों में जो विद्वान लोग थे उनको महत्व मिलने लगा, जो ज्ञानी थे उनको महत्व मिलने लगा, तथा जो नियम कानून थे उनके प्रति श्रद्धा का भाव उनके मन में हुआ, और इस प्रकार साहित्य सृजन के नियम बने। ये साहित्य किसी भी प्रकार से नहीं रचा जा सकता अराजक रूप से, बल्कि साहित्य सृजन को भी नियम कानून के बंधनों में बांधना पड़ेगा। अब नव्य अभिजात्यवादी यह मानते थे कि उनके बनाए नियम शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं, अतः सभी के द्वारा उनका पालन होना चाहिए, किंतु उनके नियम तर्क तथा अनुभव पर आधारित है। क्योंकि नव्य अभिजात्यवादी ने कुछ नियम कानून बनाया और उनका यह मानना था कि हमने जो नियम कानून बनाया है वह तर्क और अनुभव पर आधारित है, इसलिए ये नियम शाश्वत हैं, मतलब सब जगह ये सत्य है, सार्वकालिक हैं, मतलब प्रत्येक कालखंड में यह नियम सही माने जाएंगे, और सार्वदेशिक हैं, एक राष्ट्र के लिए यह नियम नहीं है
बल्कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनको कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इन्हीं नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उनके द्वारा, कलाकारों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, क्योंकि हमने जो नियम बनाए हैं वे तर्क और अनुभव पर आधारित है। यह नव अभिजात्यवाद है। लेकिन नव अभिजात्यवादी एक और कला सृजन में भावना और कल्पना आदि का पूर्ण बहिष्कार नहीं करते और दूसरी ओर से उसे अचेतन की प्रक्रिया भी नहीं मानते, उसके लिए चेतन प्रयत्न आवश्यक मानते। विवेक लक्ष्य और चुनाव पर बल देता है, कल्पना रूपी घोड़े के लिए विवेक रूपी लगाम को अनिवार्य समझता है। इसका मतलब यह है कि जो अब नव अभिजात्यवादी है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भावना और कल्पना का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, बल्कि और ये भी नहीं मानते कि काव्य रचना की प्रक्रिया या फिर कला की जो रचना की जो प्रक्रिया है वह अचेतन रूप में होती है। मतलब पहले अरस्तु के समय में क्या माना जाता था कि अरस्तु या प्लेटो के समय में क्या माना जाता था कि जो काव्य की जो देवी है म्यूज, वह प्रेरित करती है कवि को लिखने के लिए और कवि अपने आप लिखता चला जाता है, मतलब मदहोशी की हालत में रहता है, बेहोशी की हालत में रहता है, अचेतन प्रक्रिया, उसको पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है ना। तो इस प्रकार जैसे मां सरस्वती की कृपा से कोई कविता लिख रहा है तो उनको ये भी नहीं मानते कि अचेतन कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई देवी शक्ति के कारण नहीं लिखते, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। काव्य रचना करते समय अथवा किसी कला अथवा साहित्य का सृजन करते समय जो हमारी कल्पना रूपी जो घोड़ा है, कहीं पर भी हमको कल्पना को नहीं दौड़ाना है, बल्कि उसके लिए हमको अपने विवेक का भी प्रयोग करना है। मतलब कल्पना का घोड़े हमको कहीं पे नहीं दौड़ाना है, बल्कि उसके लिए हमको अपना विवेक है, विवेक कल्पना पर लगाम लगाकर रखता है कि क्या गलत है क्या सही है, विवेक के आधार पर पहले सोचो फिर कल्पना करके लिखो। तो इनका कहना था। तो कुल मिलाकर 17वीं 18वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य चिंतन में प्राचीन अभिजात्यवादी नियमों के अनुसार तर्क तथा बुद्धि पक्ष की प्रधानता थी, तो तथा संयम, संतुलन एवं आदर्शवादी विचार मिलता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी साहित्य का जो चिंतन था, जिस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, उनके अनुसार उस समय तर्क और बुद्धि की प्रधानता थी और संयम और संतुलन तथा आदर्शवादी विचार उस समय पाए जाते हैं। अभिजात्यवाद या शास्त्रवाद से इसमें एक बड़ा अंतर यह था कि इनकी दृष्टि मात्र अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर जन सामान्य तक व्यापक हो गई थी। तो शास्त्र अभिजात्यवाद और नव अभिजात्यवाद में क्या अंतर है? अभिजात्यवाद का संबंध जहां तक समाज के श्रेष्ठ वर्ग अथवा अभिजात वर्ग अथवा उच्च वर्ग से था, जबकि नव शास्त्रवाद का जो संबंध कहां तक था, नव अभिजातवाद का संबंध आम जनता तक व्यापक हो गई थी, सीमित न रहकर जन सामान्य तक व्यापक हो गई थी। इस प्रकार समझ सकते हैं जो अभिजात्यवाद है वह उच्च वर्ग श्रेष्ठ वर्ग के लिए था, जबकि जो नव अभिजात्यवाद था, न्यू क्लासिसिज्म था, वह उसकी जो पहुंच है आम जनता तक हो गई थी। आम जनता के लिए भी साहित्य लिखा जाने लगा था। अभिजात्यवाद और नव अभिजातवाद दोनों में एक समानता यह है कि सभी स्तरों पर अभिजात्यवाद और नव अभिजात्यवाद दोनों ने सभी स्तरों पर प्राचीन साहित्य के अनुकरण को काम्य माना है। काम्य मतलब इच्छित, आवश्यक, सुंदर एवं सुखद माना है तथा साहित्य रूपों के अनिवार्य तत्वों का निर्धारण प्राचीन रचनाओं और सिद्धांतों के आधार पर ही किया। तो अभिजात्यवाद और नव अभिजातवाद दोनों में यह समानता है कि इनका मानना है कि प्राचीन साहित्य का अनुकरण करना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ ही प्राचीन साहित्य का जो रूप था, जो फॉर्म था, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य जो भी लिखा जा रहा था, और प्राचीन रचनाओं के आधार पर जो सिद्धांत निर्मित हुए थे, मतलब जैसे हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में सिद्धांत निर्मित है, वैसे प्राचीन काव्य शास्त्र में भी कुछ सिद्धांत निर्मित है। तो उन्हीं रचनाओं और सिद्धांतों के आधार पर ही साहित्य के रूपों का निर्धारण उन्होंने किया। दोनों में ही प्राचीन मूल्यों के प्रति निष्ठा के कारण नए प्रयोगों का विरोध होता रहा। प्राचीन मूल्यों और प्राचीन कृतियों, प्राचीन जो लेखक या कवियों के प्रति इनके मन में जो निष्ठा थी, तो उसी के कारण वो कहते थे कि उन्हीं के अनुसार लिखो। परंपरा से हमको जो साहित्य प्राप्त हुआ है उसमें जो फॉर्म और जो स्टाइल हमको मिला है उसी स्टाइल में लिखिए, उसी फॉर्म में लिखिए और नया नया प्रयोग मत करिए। इनका विरोध करते थे लोग। अनुकरण और रूढ़िबद्धता की प्रवृत्ति जहां कृति में संतुलन और अनुशासन लाती है, वहां वैयक्तिक प्रतिभा और सृजनशीलता के मार्ग में बाधक होती है। लेकिन इसका कारण क्या हुआ? जब आप किसी का अनुकरण करते हैं या फिर आपको किसी नियम कानून के दायरे में पूरी तरह से बांध दिया जाता है, तो ठीक है, इससे संतुलन तो आता है, व्यवस्था बनती है, अनुशासन भी आता है जीवन में, कलाकार या साहित्यकार के जीवन में। लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल जो टैलेंट है, जो वैयक्तिक प्रतिभा है कि वह खुद अपने से सोचकर कुछ नया नया कर सकता है, कोई नया रूप, फॉर्म, स्टाइल, डिजाइन ला सकता है, उसके मार्ग में यह बाधक होती है। क्योंकि उसको तो आपने बांध दिया है नियम कानून से कि उसका तुमको अनुकरण ही करना है। जब आदमी हमेशा नकल करते रहेगा तो मौलिकता का प्रयोग कहां पर करेगा? इसी कारण जो नवे शास्त्रवाद में रचना
परंपरा के अनुकरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुकरण को प्राथमिकता दी गई। तो इस बात को महसूस किया गया कि परंपरा के अनुकरण के कारण जो व्यक्ति की सृजनशीलता है वह बाधक हो रही है। तब यह विचार सामने लाया गया कि नहीं, परंपरा के अनुकरण के बजाय हमको परंपरा से जो प्राप्त मूल्य हैं या उनका आदर्श, उनका अनुकरण करना चाहिए। मतलब प्राचीन कृतियों के रूप और फॉर्म को हमको फॉलो नहीं करना है, बल्कि उनसे हमको क्या मिला है, जो वैल्यूज मिले हैं, जो आदर्श मिले हैं, जो मूल्य मिले हैं, उनका हमको अनुकरण करना है, न कि उनके फॉर्म और रूप का। अभिजात्यवाद और नव अभिजातवाद दोनों में ही वैशिष्ट मतलब एक्सीलेंस तथा चिरंतरता परमानेंस के मूल्यों को ही साहित्य का शाश्वत मूल्य माना गया है। मतलब साहित्य का स्थायी मूल्य क्या है, साहित्य का परमानेंट वैल्यू क्या है, उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, वैशिष्ट होना चाहिए, साहित्य विशिष्ट होना चाहिए, इसमें कोई विशेषता होनी चाहिए, और चिरंतरता मतलब उसमें परमानेंट होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, कालजयी होना चाहिए, युग प्रवर्तक होना चाहिए। तो इसको उन्होंने साहित्य का शाश्वत मूल्य माना है। स्थायी मूल्य किसको माना है कि उसमें विशेषता होनी चाहिए, और दूसरा वह कालजयी होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, और दोनों में ही वैयक्तिकता के स्थान पर सार्वभौमिकता, सबके प्रति समान भाव वाला सिद्धांत पक्ष का प्रधान रहा। मतलब कया वैयक्तिक नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कवि ने सिर्फ अपनी निजी अनुभूतियों का वर्णन कर दिया, व्यक्तिगत अनुभूतियों का वर्णन कर दिया, बल्कि जन साधारण की अनुभूतियां किसी काव्य अथवा कला अथवा साहित्य में परिलक्षित होना चाहिए। जन सामान्य के सामान्य जो अनुभूति है, जो वैश्विक अनुभूति है, मतलब दूसरों की अनुभूति का भी साधारणीकरण होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। कवि के लिए उन्होंने आवश्यक माना कि वह देश काल से निरपेक्ष होकर सही और गलत, उचित और अनुचित के प्रत्यय मतलब आइडियाज या देर धारणा का सार्वभौमिक स्तर पर विवेचन करे। तो कवि के लिए क्या जरूरी है कि वह केवल अपने देश के बारे में मत सोचे, बल्कि वह देखे कि क्या सही है क्या गलत, कौन कौन सी विचारधाराएं कहाँ जन्म ले रही है, क्या विचारधाराएं सही है या गलत है, उन पर विचार विमर्श करे, उसके आधार पर अपनी कविता लिखे, है ना। मतलब उसका जो साहित्य होना चाहिए वह सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल आइडियाज को लेना चाहिए उसको, और उसको मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। अभिजात्यवाद और नव अभिजातवाद दोनों ही अभिजात वर्ग या सुशिक्षित वर्ग से जुड़ा था। इस साहित्य में भावना की अपेक्षा बुद्धि और तर्क की प्रधानता थी, है ना। इस साहित्य में भावना की अपेक्षा बुद्धि और तर्क प्रधान थे। तो यह खास विशेषता है कि जो अभिजात्यवाद है और नव अभिजात्यवाद है, दोनों ही समाज के श्रेष्ठ वर्ग से संबंधित थे। अभिजात वर्ग एलीट क्लास से, फिर सुशिक्षित वर्ग से जुड़े हुए थे, और इनके साहित्य में भावना के बजाय किसको महत्व दिया गया था, तर्क और बुद्धि की प्रधानता थी। दोनों ने ही अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों को रखने की बात कही जो सार्वभौम हो, जो यूनिवर्सल हो, किसी देश या काल की सीमाओं में आबद्ध ना हो, है ना। जैसे हेमलेट हम पढ़ते हैं तो पूरी कालखंड का अतिक्रमण कर जाता है। जैसे हम वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ते हैं या फिर रामचरितमानस के भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो देश और काल की सीमा में बंधे हुए नहीं है। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत उन्होंने इसलिए प्रस्तुत किया ताकि उनकी कृतियां सर्वत्र पसंद की जा सके। तो उनका कहना था कि लिटरेचर ऐसा होना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, उसमें जो संवेदना व्यक्त की गई है उसको महसूस किया जाए। इसी के कारण उन्हें वे क्या कहते हैं, इसके परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप कुरूप, भयानक, निम्न आदि का बहिष्कार करने की बात कही। मतलब साहित्य में जो घटिया चीजें हैं उनका उल्लेख नहीं होना चाहिए, सिर्फ श्रेष्ठ और उदात्त तत्वों का उसमें समावेश किया जाना चाहिए। उदात्त मतलब सबलाइन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लोजाइनेस का उदात्त सिद्धांत। ठीक है, कवियों को उनका निर्देश था कि लोग परनिंदा, वासना, क्रूरता और गरीबी का चित्रण न करें। उनका कहना है कि ऐसी बातें जो समाज के जो यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, जो घटिया जो चीजें हैं, जैसे लोभ है, परनिंदा है, वासना है, क्रूरता, इसका चित्रण अपने काव्य में न करें। अभिजात्यवादी और नव अभिजात्यवादी दोनों ने ही कलाकार की रुचि, उसकी आदर्श से संबंधी कल्पना, सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि आदि तत्वों पर भी बल दिया। इन्होंने कलाकार के इंटरेस्ट पर भी उसका भी ध्यान रखा कि उसके आइडियोलॉजी क्या है, और उसकी कल्पना संबंधी दृष्टिकोण, सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण है, अंतर्दृष्टि से क्या मन में क्या सोचता है, इन सब पर बल दिया, उसका सम्मान प्रदान किया। उन्होंने काव्यगत न्याय मतलब होता है पोएटिक जस्टिस का सिद्धांत अपनाया, जिसमें कृति के अंत में अपराधी को दंड पाने और निरपराध तथा सज्जन को अपने गुणों का सुफल पाते दिखाए। मतलब पोएटिक जस्टिस का तात्पर्य है कि समाज में जो बुरा व्यक्ति है उसका अंत में बुरा होता है, और समाज में जो अच्छा व्यक्ति है, जो निरपराध व्यक्ति है, वह अपने गुणों के कारण सफल होता है, सुखी रहता है, यह दिखाए। तो इसका उन्होंने समर्थन किया। दोनों का ही मत था कि काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना है, पर अधिकांश का यह विचार था कि नैतिक उपयोगिता ही उसका परम लक्ष्य है।
काव्य अभिजात्यवादी हो अथवा नव अभिजात्यवादी, इन दोनों का यह मानना था ठीक है कि काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी नैतिक उपयोगिता भी होनी चाहिए कि वह लोगों में जीवन मूल्यों का विकास करे, नैतिक गुणों का विकास करे। यह भी काव्य का प्रमुख उद्देश्य है और परम लक्ष्य है। अब हम देखेंगे अभिजात्यवाद की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। तो ये तो आपको लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अभी तक हमने बैकग्राउंड देखा, समझने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे अभिजात्यवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए अभिजात्यवाद की प्रवृत्तियां निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जा सकती हैं। तो पहली विशेषता क्या है, पहली प्रवृत्ति या पहली विशेषता क्या है? प्राचीन साहित्य के प्रति आकर्षण। जो प्राचीन साहित्य थे, होमर, वर्जिल वगैरह इत्यादि के, अभिजात्यवादी मानते थे कि प्राचीन विद्वानों की कृतियां सर्वश्रेष्ठ थी और आधुनिक साहित्यकार उनके अनुकरण के अनुपात में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आधुनिक साहित्यकारों को यदि अपने कला अथवा साहित्य में सफल होना है तो जो प्राचीन विद्वान है उनकी कला, उनके जो साहित्य है उसका गहन अध्ययन करे और उसका अनुकरण करे। सभ्य और सुसंस्कृत होने के लिए अरस्तु तथा होरेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। अरस्तु तथा होरेस जैसे विद्वान विचारकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का अनुपालन करके ही हम सभ्य या सुसंस्कृत हो सकते हैं। इस प्रकार अभिजात्यवादियों ने प्राचीन ग्रीक कृतियों के अनुकरण पर नई कृतियों के सृजन की प्रेरणा दी और उनमें बाह्य रूपक, आकृति गठन, भव्यता, अनुपात आदि तत्वों को आवश्यक माना। तो अभिजात्यवादियों ने क्या कहा? प्राचीन ग्रीक की कृतियों का अनुकरण किया जाना चाहिए प्रत्येक कवि के द्वारा, उसके आधार पर सृजन किया जाना चाहिए और उनका जो रूप या फॉर्म या जो डिजाइन है, जो स्टाइल है, उसी अनुपात में उनको भी अपने काव्य कृति में उसी का अनुकरण करना चाहिए, उसी रूप में लिखा जाना चाहिए, उसी डिजाइन, उसी स्टाइल का, उसी को फॉलो करना चाहिए। ये जरूरी है। कलाकृति सायास निर्मिति है। सायास मतलब होता है प्रयास के द्वारा और निर्मिति का मतलब होता है डिजाइन। मतलब कोई भी कलाकृति, कोई कलाकार बहुत ज्यादा प्रयास करता है तब कोई डिजाइन निर्मित कर पाता है। तो अभिजात्यवादी यह मानते हैं कि कला स्वतः स्फूर्त नहीं है, वह सायास निर्मिति है। उनका कहना था कि कला अपने आप जन्म नहीं लेती, बल्कि उसके लिए कलाकार बहुत ज्यादा प्रयास करता है, मेहनत करता है। वे कला में बुद्धि और भावना के संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। वे कहते हैं किसी भी कला अथवा साहित्य के लिए जो कलाकार है तो साहित्यकार है, उसकी बुद्धि और भावना दोनों में संतुलन होना चाहिए। रचना के अंतरंग पक्ष में मर्यादित औदार्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता और प्रशांति पर बल दिया जाता है तथा विचारों में व्यवस्था और स्पष्टता पर। मतलब जो इंटरनल पार्ट है, जैसे राम की शक्ति पूजा की संवेदना है तो उसमें एक मर्यादा है, आत्मा की गरिमा है, स्वच्छता है ना, शांति है, इस पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार विचारों में एक व्यवस्था होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। एक कोई कवि अथवा कवि कोई कविता लिख रहा है तो जो पाठक है अथवा श्रोता है पढ़कर उसको पता चलना चाहिए, प्रत्येक पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। रस, छंद, अलंकार के नियमों का पालन होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में सादगी, संतुलन और समानुपातिक संरचना इन रचनाकारों का लक्ष्य होती है। रचनाकारों का लक्ष्य क्या होता है कि रचना बहुत ही सहज सरल होना चाहिए और आनुपातिक रूप से उसमें सभी जो तत्व होते हैं काव्य के उसमें होने चाहिए। वस्तुनिष्ठता के पक्षधर, वस्तुनिष्ठता मतलब सब्जेक्ट के ऊपर, उनका जो सब्जेक्ट अथवा विषय वस्तु है उसके पक्षधर है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अभिजात्यवादी स्वच्छंदतावाद की आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता क्या होता है? स्वयं की आत्मा या मन से संबंधित, इसके स्थान पर कला में वस्तुनिष्ठता, विषय वस्तु से संबंधित का समर्थन करते हैं। मतलब स्वच्छंदतावाद में आत्मनिष्ठता पर जोर दिया जाता है, कवि की निजी अनुभूतियों को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि अभिजात्यवाद में कवि की निजी अनुभूतियों के स्थान पर उसने जिस विषय वस्तु का चयन किया है, जिस कंटेंट का चयन किया है, उस कंटेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति मन की आंतरिकता और आत्मप्रियता के बजाय जीवन की ठोस वास्तविकता अभिजात्यवादी समर्थकों की विषय वस्तु होती है। मतलब व्यक्ति का जो मन होता है वो क्या होता है? व्यक्ति, लोगों में आत्ममुग्धता होती है, खुद से लोग प्यार करते हैं, अपनी निजी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं, कहने चाहते हैं, कोई कभी कहना चाहता है। लेकिन इसके बजाय जो ये लोग क्या करते हैं, अभिजात्यवादी और नव अभिजात्यवादी, मतलब जीवन की जो यथार्थ है उसका वर्णन होना चाहिए, जीवन की जो वास्तविकता है उसका इन्होंने ज्यादा महत्व प्रदान किया कवि की निजी अनुभूतियों के बजाय। इसके बाद भाव संयम और भाव व्यवस्था। अभिजात्यवादी कलाकार अनुभूति या भावना का निषेध तो नहीं करते, क्योंकि उसके बिना कला की सृष्टि संभव नहीं है। मतलब ठीक है, इन्होंने कल्पना और भावना और अनुभूति को बराबर महत्व प्रदान किया, क्योंकि यदि किसी कवि या कलाकार में कल्पना नहीं है, भावना नहीं है, अनुभूति नहीं है, तो कला अथवा साहित्य का सृजन कैसे करेगा। लेकिन जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने माना था कि काव्य
भावावेगों की व्यक्ति है उसका समर्थन नहीं करते। विलियम वर्थ ने क्या कहा था? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब हमारी मन में जब भावनाएं पूरी तरह से भर जाती है तो भावनाएं छलकने लगती है, और इसी भावावेश की स्थिति में जो कवि होता है वो कविता लिखने लगता है। इस समय उसके मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो बोलते हैं वर्ड्सवर्थ ने जो माना था इससे सहमत नहीं है, बल्कि इनका कहना है भावावेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल देते हैं। भावावेग मतलब जो इमोशन बिल्कुल बहकर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कवि में भावनाएं होती है, लेकिन उन भावनाओं में वह संयम बरतता है, उसको नियंत्रण में रखता है, और इसे कहा जाता है भाव संयम और भाव व्यवस्था। इसको उन्होंने जोड़ दिया है। इसके बाद निर्वैयक्तिकता का समर्थन। निर्वैयक्तिकता मतलब जो इंडिविजुअलिटी जो होती है कवि की, कि वो अपनी निजी अनुभूतियों को ही लोगों को बताना चाहता है, स्वयं की अनुभूतियों को, व्यक्तिवादिता जो होती है उसमें। इसके बाद स्वच्छंदतावाद काव्य को कवि की निजी भावनाओं और विचारों के व्यक्ति मानता है। इस प्रकार स्वच्छंदतावाद में वस्तु के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया है, किंतु अभिजात्यवादी कला में व्यक्ति की अपेक्षा काव्य के विषय वस्तु को महत्व देते हैं। इन्होंने सार्वभौमता का सिद्धांत इसीलिए प्रस्तुत किया कि कला को यथासंभव अधिकाधिक निर्वैयक्तिक बनाए। तो जो स्वच्छंदतावाद है वह किसी कवि अथवा कलाकार की निजी अनुभूतियों को ज्यादा महत्व देता है। कोई कवि अथवा कलाकार अपनी निजी अनुभूतियों को ही अपने कला में अथवा साहित्य में व्यक्त करता है, लेकिन इसमें मतलब विषय वस्तु या कंटेंट इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। यहाँ कवि की निजी अनुभूतियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो अभिजात्यवाद है इसमें किसी व्यक्ति की निजी अनुभूति के बजाय उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है जिस पर वह कविता अथवा साहित्य लिखा जा रहा है। और इसीलिए ये बोलते हैं कि साहित्य सार्वभौमिक होना चाहिए। तो वही साहित्य कालजयी होगा जिसमें विषय वस्तु महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कंटेंट महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए इनका कहना था कि कवि को ऐसा लिखना चाहिए कि उसको पता ही न चले कि इसने लिखा है। निर्वैयक्तिक मतलब कवि की वह निजी अनुभूति ना होकर जन सामान्य की अनुभूति बन जानी चाहिए, उसका साधारणीकरण हो जाना चाहिए, और तभी कोई कला क्या होगी? कालजयी होगी, सर्वव्यापक होगी। इसका परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव। स्वच्छंदतावादी जहां कल्पना के उड़ान के सहारे नित नए लोकों में भ्रमण करना और आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करना चाहते हैं, वहां अभिजात्यवादी कलाकार के पांव दृढ़ता से धरती से बंधे रहते हैं और वह अपनी परंपरा, अपनी विरासत के प्रति पूर्णतः सजग सचेत रहता है। अब जो स्वच्छंदतावादी, जो रोमांटिसिज्म वाले हैं, वो क्या करते हैं? अपनी कल्पना के आधार पर कुछ भी नई नई चीजों की रचना करते रहते हैं, भले ही वह मतलब यथार्थ से कोसों दूर रहते हैं स्वच्छंदतावादी। लेकिन अभिजात्यवादी क्या करते हैं? उनके पैर हमेशा यथार्थ के धरातल पर रहते हैं। परंपरा से उन्हें जो वैल्यूज, जो मूल्य प्राप्त हुए हैं, परंपरा से जो उनको विरासत प्राप्त हुई है, प्राचीन कवियों से जो उन्हें विरासत मिली हुई है, उसके प्रति पूरी तरह सचेत रहते हैं और उनके प्रति पूरी तरह सम्मान का भाव रखते हैं। सातवां है अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है इमिटेशन। अभिजात्यवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है प्रकृति का अनुकरण, इमिटेशन ऑफ द नेचर। तो अभिजात्यवाद सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं? प्रकृति के अनुकरण को महत्व देते हैं। कुछ अभिजात्यवादी ने अनुकरण का अर्थ लगाया यथार्थवाद, वास्तविकता का पुनः सृजन। उसी यथार्थवाद के प्रति मुंह के कारण उन्होंने नाटक में संकलन त्रय, 3 यूनिटीज पर बल दिया। इसी आधार पर इन्होंने अविश्वसनीय और असंभव को काव्य के प्रांगण से बहिष्कृत करने की बात कही और अति मानवीय तत्वों अर्थात सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बहिष्कार की भी बात की। तो कुछ अभिजात्यवादी विद्वान यह मानते हैं कि कला या साहित्य कैसा होना चाहिए? यथार्थवादी होना चाहिए, है ना। और जो बातें अविश्वसनीय हैं, कल्पनातीत हैं, उन घटनाओं का इसमें काव्य या साहित्य में वर्णन नहीं होना चाहिए। अति मानवीय तत्व, सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और इसी कारण इन्होंने नाटक में किसकी व्यवस्था की है? संकलन त्रय की व्यवस्था की है, 3 यूनिटीज की पर बल दिया है। इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर कला अथवा साहित्य कैसा होना चाहिए? यथार्थवादी होना चाहिए, जिसमें जीवन की सच्चाई हो, जिसमें जीवन का यथार्थ हो, है ना। तो इनका यह कहना है, मतलब कलाकृति का जो निर्माण है वह जीवन की सच्चाई से प्रेरित होना चाहिए, यथार्थ से प्रेरित होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं निष्कर्ष। और अभी तक आप देखते हुए आ चुके हैं, मतलब आपको मेरा लेक्चर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफिकल्ट लेक्चर्स मैं लेकर आते रहता हूँ और आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएंगे मेरा आज का प्रयास कैसे लगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें। तो निष्कर्ष देखते हैं। अभिजात्यवाद के सिद्धांतों को यदि उनका पुनराख्यान, पुनः वर्णन किया जाए तो आज भी संगत ठहराया जा सकता है। मतलब जो
अभिजात्यवादियों ने हमको जो सिद्धांत और नियम कानून दिए गए हैं वे आज के समय में भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। टीएस इलियट के निर्वैयिकता, परंपरा और वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत को अभिजात्यवाद या क्लासिसिज्म की पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। मतलब टीएस इलियट ने जो सिद्धांत दिया था निर्वैयिकता, परंपरा और वस्तुनिष्ठता, तो इस प्रकार इन्होंने इसी सिद्धांत को रिपीट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, रिपीट किया है। उनका बौद्धिकता, तर्क आदि का आग्रह भी अभिजात्यवादी सिद्धांतों से मिलता जुलता है। अभिजात्यवादी में बौद्धिकता को महत्व दिया गया है, तर्क को महत्व दिया है, इसी प्रकार इन्होंने भी इसको महत्व दिया है टीएस इलियट ने। शब्दों की मितव्ययिता, कम शब्दों का प्रयोग करना, कला चाष्टव, कला की सुंदरता, वक्तृत्व कला, बोलने की कला के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण भी अभिजात्यवाद की ओर रुझान माना जा सकता है। अभिजात्यवाद की ये भी प्रवृत्तियां हैं, मतलब कम शब्दों में अच्छी बात कहना, कला चाष्टव मतलब बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, जो उसके डिजाइन होना चाहिए वह भी बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी कलाकृति अथवा साहित्य का। वक्तृत्व कला, बोलने की क्षमता, मतलब जो भाषण देने की क्षमता, बोलने की क्षमता, किसी बात को एक्सप्रेस करने की क्षमता के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण भी अभिजात्यवाद की विशेषताएं मानी जा सकती है। किंतु अभिजात्यवाद और आधुनिक सिद्धांतों में उतना ही अंतर है जितना 18वीं और 20वीं शताब्दी में। इन सब के बावजूद भी अभिजात्यवाद और आधुनिक सिद्धांतों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक उतना ही अंतर है जितना 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की सोच और विचार में जो अंतर है। अतः आज के आलोचना सिद्धांतों को अभिजात्यवाद की पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आज जो हमारे आलोचना सिद्धांत है, हम ये नहीं कह सकते कि अभिजात्यवाद को हमने दोबारा रिपीट कर दिया है। तो निश्चित रूप से आप लोग समझ चुके होंगे कि अभिजात्यवाद क्या है, नव अभिजात्यवाद क्या है, और यह स्वच्छंदतावाद अथवा रोमांटिसिज्म से किस तरह से अलग है, भिन्न है। यदि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।